Hello viewers, today we have again the common errors that is known as correction also. In the previous videos, you have seen that correction chapter is going to be started and it will be in a series mode. इसके पहले कि हम लोग आज के इस सेट को आंसर करें, क्वेश्चंस आप लोग के पास विजिबल है। आंसर करने की दिशा में आप प्रयास कर सकते हैं, लेकिन मैं कुछ बातों को आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। अंग्रेजी में एक शब्द है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस का अर्थ होता है विश्वास, और यदि कॉन्फिडेंस में हम सेल्फ को जोड़ दें तो एक शब्द का निर्माण होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी आत्मविश्वास। सवाल ये उठता है कि ये आत्मविश्वास कहां मिलेगा? क्या इसे हम बाजार से खरीद सकते हैं? क्या ये कहीं पर उपलब्ध है? क्या ये कोई हमें दे सकता है? उत्तर मिलेगा, ना तो ये बाजार में उपलब्ध है, ना इसे खरीदा जा सकता है, और ना ही आपको यह कोई दे सकता है। तो ये आत्मविश्वास व्यक्ति के पास कैसे डेवलप? क्योंकि सफलता को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति के पास आत्मविश्वास और धैर्य, सेल्फ कॉन्फिडेंस और पेशेंस दोनों का होना अति अनिवार्य है। मैं आपको बतलाता हूं कि आत्मविश्वास कैसे बढ़ सकता है, पेशेंस को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इसे कमाया जाता है। जिस तरह से लोग मेहनत करके पैसा अर्न करते हैं, ठीक उसी तरह से मेहनत से आत्मविश्वास और पेशेंस को डेवलप किया जाता है, जो सफलता प्राप्त करने के लिए अनिवार्य तत्व है। आत्मविश्वास कैसे आएगा? किसी विषय के प्रति आपका आत्मविश्वास तब ही बढ़ सकता है जब आपको उस विषय का ज्ञान हो। जैसे जैसे ज्ञान की मात्रा व्यक्ति के अंदर समाहित होती जाती है, वैसे वैसे आत्मविश्वास का लेवल भी बढ़ता जाता है। आपने अनेकों लोगों को देखा होगा, वैसे लोगों को भी देखा होगा जो अनपढ़ हैं, जो मूर्ख हैं। अनपढ़ और मूर्ख लोगों के पास बड़ी जबरदस्त आत्मविश्वास पाई जाती है। कारण है उसका, क्योंकि वो अनपढ़ हैं, क्योंकि वो मूर्ख हैं, और उनके पास आत्मविश्वास जो है वह मूर्खता भरी आत्मविश्वास है। उस आत्मविश्वास से वह जीवन में व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन यदि आप ज्ञान को निरंतर हासिल कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपका धैर्य, आपका पेशेंस बढ़ेगा। और जब इस आत्मविश्वास और धैर्य के आधार पर आप कोई निर्णय लेंगे किसी कार्य को पूरा करने के लिए, तो उसमें आप निश्चित रूप से सफल भी होंगे। आत्मविश्वास का सीधा संबंध आपके द्वारा प्राप्त किए गए ज्ञान से है। यह ज्ञान ही है, यह नॉलेज ही है जो आपको आत्मविश्वासी बनाता है और समाज में प्रतिष्ठा दिलाता है, इज्जत दिलाता है। लोग आपको सम्मान की नजरों से देखते हैं, और इन सब के पीछे सिर्फ एक चीज खड़ा है जिसे हम कहते हैं ज्ञान, नॉलेज।
यदि आप सभी धीरे धीरे ही सही लेकिन लगातार, क्योंकि आप जानते हैं स्लो एंड एसटीडी विंस द रेस। धीमा लेकिन निरंतर, धीमा लेकिन लगातार यदि आप ज्ञान अर्जन कर रहे हैं तो निश्चित रूप से जीत आपकी होगी। और यदि आप ज्ञान अर्जित ना कर रहे हैं, आपके पास ज्ञान की मात्रा आपके व्यक्तित्व में नहीं बढ़ रहा है, तो निश्चित रूप से आपका आत्मविश्वास मूर्खता भरी होगा और आपके निर्णय आपको कामयाबी की तरफ न ले जाकर नाकामयाबी की तरफ, असफलता की तरफ ले जाएगा। पूर्व के सारे एजुकेशनल वीडियोस में मेरी कोशिश रही है कि छोटी छोटी चीजों को भी मैं आपके सामने हूबहू प्रेजेंट कर दूं, ताकि आपका आत्मविश्वास बढ़े, ताकि आप मजबूत महसूस करें, लिखने में भी और बोलने में भी। आप जानते हैं अब कि विदाउट द नॉलेज ऑफ टेंस यू आर नॉट इन ए पोजिशन to change the sentence from active to passive or to change the sentence from direct to indirect. Without the knowledge of parts of a speech, that is only of 8 kinds, you will not be successful to frame the sentences. And because we are doing common errors, we are doing correction, therefore the knowledge of recognitions of the word is much more required. I hope you understand what I mean to say. जैसे लोग अपने जीवन में मेहनत करके, मेहनत के बल पर पैसा को अर्न करते हैं, ठीक उसी तरह से छात्र को भी मेहनत से ही वह अपना आत्मविश्वास प्राप्त कर सकता है, धैर्य को डेवलप कर सकता है, सम्मान और प्रतिष्ठा को प्राप्त कर सकता है। और यदि व्यक्ति के पास ज्ञान ना हो और वह उम्मीद करे कि हमारी आत्मविश्वास बढ़ जाए, हमें लोग सम्मान दे, इज्जत दे, तो यह बिल्कुल असंभव सा दिखेगा, संभव कभी नहीं होगा। उम्मीद है मेरी इन छोटी छोटी बातों को आप मस्तिष्क में रखेंगे और वैसा करने का प्रयास करेंगे। निश्चित रूप से आपका आत्मविश्वास आपको एक नई ऊंचाई पर लेकर जाने में सक्षम होगा। अब हम लोग चले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चंस को करने से पहले मैं फिर से बता दूं कि यह प्रैक्टिस सेशन है, मैं स्क्रॉल करता रहूंगा, आप मेरे साथ आंसर को भी करते चलें, टैली भी कराएं और जो विश्लेषण, जो एक्सप्लेनेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं उसे आप मस्तिष्क में भी अवश्य रखें। गौर करेंगे, पहला सेंटेंस है ऑल द मैनकाइंड शुड बी हैप्पी। गौर कीजिएगा, ये द यहां पर गलत है। क्यों गलत है? सवाल ये उठता है क्यों गलत? कुछ शब्द हैं हम लोग के पास, उसे जेहन में रख लें। जैसे आप कहते हैं मैनकाइंड, मैनकाइंड, आप कहते हैं नेचर, आप कहते हैं सोसाइटी, या फिर मैन, या फिर वुमन। ये कुछ ऐसे शब्द हैं अंग्रेजी के, मैनकाइंड, नेचर, सोसाइटी, मैन, वुमन। यदि इनका प्रयोग वाक्य में जनरल अर्थ में किया गया है, गौर कीजिएगा, सामान्य अर्थ में किया गया है, तो भूल करके भी इन शब्दों के पहले डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करेंगे। उम्मीद है आपको याद रहेगा कौन कौन से वर्ड से इंपॉर्टेंट, मैनकाइंड, नेचर, सोसाइटी, मैन, वुमन। यदि इन शब्दों का अर्थ जनरल रूप में किया गया है, सामान्य रूप में किया गया है,
तो डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग हम भूल करके भी नहीं करेंगे, और यदि करते हैं तो सेंटेंस गलत माना जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएंगी? आंसर हो जाएगी ऑल मैनकाइंड शुड बी हैप्पी। दूसरे सेंटेंस को देखें, वी इंजॉयड द ब्यूटी ऑफ द नेचर। यहां भी वही बात है, अभी अभी मैंने बातों को शेयर किया है। सेंटेंस क्या हो जाएंगी? वी इंजॉयड द ब्यूटी ऑफ नेचर। नेचर से पहले हम द का प्रयोग नहीं करेंगे, और यदि करते हैं तो वह भूल होगी। अगले सेंटेंस को देखें, वी हैव टू लर्न टू लिव इन द सोसाइटी। यहां देखें, सोसाइटी जनरल अर्थ में प्रयोग किया जा रहा है, देन देयर इज नो नीड ऑफ यूजिंग डेफिनेट आर्टिकल द। सेंटेंस को लिखना चाहिए हमें, वी हैव टू लर्न टू लिव इन सोसाइटी। द मस्ट बी इग्नोर्ड। अगले सेंटेंस को देखें, द मैन इज मोर्टल। यहां भी वही बात है जो मैंने अभी शेयर किया, द मैन इज मोर्टल। जरा गौर करेंगे, यहां पर एक बात को समझने का मौका मिल रहा है। द मैन, अब इस मैन के पहले द शब्द का प्रयोग कर दिया गया, तो व्हाट इज दिस? मैन के ऊपर जोड़ पड़ गया, मैन को स्पेसिफिक बना दिया गया, यानी कोई खास आदमी है, वह मरणशील है, बाकी लोग मरणशील नहीं है, इस तरह का भाव निकल रहा। जबकि हमें एक जनरल भाव देना है कि इस दुनिया में जितने भी मानव हैं, मैन हैं, वो मरणशील है। मोर्टल मीन्स मरणशील। तो जब सामान्य अर्थ देना हो तो हम द आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, और हमें क्या लिखना चाहिए? हमें लिखना चाहिए मैन इज मोर्टल। द की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इन सारे सेंटेंसेस में जनरल रूप में इस्तेमाल किया गया मैनकाइंड को, नेचर को, सोसाइटी को, मैन को या वुमन को। अगले सेंटेंस को देखें, थोड़ा स्क्रॉल कर देता हूं ताकि समझना आपके लिए और करना आसान हो। आवर क्लॉक स्ट्रक द 7 o'clock। गौर कीजिएगा, इस समय को दिखलाने के लिए हम ओ क्लॉक का प्रयोग करते हैं, समय को दिखलाने का काम ये करता है। और यहां पर यह प्रयोग किया गया है नाउन की तरह। तो वैसी स्थिति में समय को दिखलाने के क्रम में जब ओ क्लॉक का प्रयोग नाउन की तरह हो, तो हमें द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। तो सेंटेंस क्या हो जाएंगी? सेंटेंस हो जाएगा आवर क्लॉक struck 7 o'clock। द शुड बी अवॉइडेड। अगले सेंटेंस को देखें, ही वॉज गिवन द पोस्ट ऑफ द डायरेक्टर। द पोस्ट ऑफ द डायरेक्टर, यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होगी कि कोई भी पद, जैसे आप कहते हैं पोस्ट, जॉब, रैंक, पोजीशन ऑफ, अगर इन सारे शब्दों के बाद कोई नाउन आ रहा है तो नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, और यदि करते हैं तो गलत माना जाएगा। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, कौन कौन से शब्द पर ध्यान देना है? जैसे पोस्ट, जॉब, रैंक या फिर पोजीशन ऑफ के बाद कोई नाउन आ रहा है तो उस नाउन के पहले हम द आर्टिकल का प्रयोग या कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। उम्मीद है ये पॉइंट्स आपको याद हो गया होगा। इसी पर आधारित आगे के भी सेंटेंस हैं कुछ। अब यहां सेंटेंस में गलतियां कहां पर है? यहां पर गलती है कि पोस्ट आया तो ये डायरेक्टर के पहले द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो सेंटेंस हो जाएंगी ही वॉज गिवन द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर।
अगले सेंटेंस को देखें, ही एक्सेप्टेड द जॉब ऑफ द हेडमास्टर। अब जॉब ऑफ के बाद द की आवश्यकता नहीं है, हमें इग्नोर करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए ऐसी चीजों को। तो सेंटेंस शुद्धता के साथ क्या होंगी, ही एक्सेप्टेड द जॉब ऑफ हेडमास्टर। अगले सेंटेंस को देखें, ही हैड ए रैंक ऑफ ए कैप्टन। यहां ए भी गलत है। जैसा कि मैंने आपसे अभी शेयर किया कि यदि कोई वर्ड पोस्ट हो, जॉब हो, रैंक हो, पोजीशन ऑफ हो और उसके बाद कोई नाउन आ रहा है तो हम उसके पहले कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। तो सेंटेंस की शुद्धता क्या हो जाएगी, ही हैड ए रैंक ऑफ कैप्टन। अगले सेंटेंस को देखिए, थोड़ा इसे स्क्रॉल कर दूं ताकि 4-5 सेंटेंस आपको विजिबल हो। आई गेट अप बिफोर द सनराइज। आई गेट अप बिफोर द सनराइज। नियम ये कहता है अंग्रेजी भाषा का कि बिफोर आफ्टर, बिफोर यानी पहले, आफ्टर यानी बाद में। अगर इसके बाद सनराइज या सनसेट कहते हैं, सनराइज या सनसेट, सनराइज यानी सूर्य का उगना और सनसेट यानी सूर्य का डूबना, ये दो शब्द को मस्तिष्क में रखना होगा। इन दोनों शब्दों के साथ यदि आफ्टर और बिफोर का प्रयोग किया गया है तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। तो हमें क्या कहना पड़ेगा, हमें कहना पड़ेगा आई गेट अप बिफोर सनराइज। उसी तरह का सेंटेंस नीचे भी है, ही केम हियर आफ्टर द सनसेट, नहीं आफ्टर सनसेट। इट्स क्वाइट इजी एंड आई होप आफ्टर लर्निंग दीज थिंग्स clearly and keeping inside in your brain, no doubt it will help you to develop your confidence, self confidence and patience both. अगले सेंटेंस को देखें, डू यू लाइक द क्रिकेट। बड़ा मजेदार सा क्वेश्चन है। क्रिकेट एक प्रकार का गेम है और किसी भी गेम के पहले, चाहे वो क्रिकेट हो, वॉलीबॉल हो, फुटबॉल हो, कोई भी गेम हो, किसी गेम के पहले हम डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग बिल्कुल नहीं करते हैं। अगर हमने किया तो गलत माना जाएगा। तो सेंटेंस क्या हो जाएंगी, सेंटेंस हो जाएगी डू यू लाइक क्रिकेट। इट्स क्वाइट सिंपल। अगले सेंटेंस को देखिए, थोड़ा स्क्रॉल कर देने से आप में भी गति रहेगी करने का। गौर कीजिएगा, स्पोर्ट्स मेक्स बॉडी स्ट्रॉन्ग, स्पोर्ट्स मेक्स बॉडी स्ट्रॉन्ग। अब ध्यान देना है मानव अंगों पर थोड़ा सा। जो पार्ट्स ऑफ द बॉडी होता है, जैसे आप कहते हैं बॉडी या आर्म्स या लेग्स या बैक या मसल्स, तो ये सारे कुछ ऐसे शब्द हैं, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, बॉडी, आर्म्स, लेग्स, बैक, मसल्स, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके पहले द का प्रयोग यदि हमने नहीं किया तो वह गलत माना जाता है। इन शब्दों को मस्तिष्क में रख लें, इन शब्दों के पहले द का प्रयोग किया जाना अनिवार्य है। तो सेंटेंस क्या हो जाएगी, सेंटेंस हो जाएगी स्पोर्ट्स मेक द बॉडी स्ट्रॉन्ग। अगले सेंटेंस को देखें, अगला सेंटेंस बिल्कुल मिलता जुलता है, गेम्स मेक्स आर्म्स स्ट्रॉन्ग। मैं जानबूझकर को ऐसे सेंटेंसेस को लगातार दे रहा हूं ताकि आपको याद करने में, समझने में आपको सहूलियत हो। बिल्कुल जो भी डिस्कस किया उसी पर आधारित अगला क्वेश्चन है। गेम्स मेक्स आर्म स्ट्रॉन्ग, हमें लिखना चाहिए गेम्स मेक द आर्म्स स्ट्रॉन्ग। अगले सेंटेंस को देखिए,
ही गेव मी एन 1 रुपी नोट। यहां पर आपका एक आर्टिकल का गलती है, इंडेफिनिट आर्टिकल का गलती है। आप जानते हैं कि इंडेफिनिट आर्टिकल इज ए मैटर ऑफ प्रोनाउंसिएशन। इंडेफिनिट आर्टिकल जो है वह विषय है उच्चारण का। यदि शब्द का उच्चारण वॉवेल तो हम एन का प्रयोग करते हैं, और यदि शब्द का उच्चारण कॉन्सोनेंट तो हम ए का प्रयोग करते हैं। इसका डिटेल्स आपको आर्टिकल नामक चैप्टर्स में देखने, जानने, सीखने को मिला होगा। हम उसमें कैसे चेंज करें, तो हमने आपको सिखला रखा है कि यदि शब्द का उच्चारण वॉवेल है, आप हिंदी में लिख कर देख लें, अगर आ ई आ रहा है तो एन होगा, और यदि क ख ग घ से लेकर ह तक का स्वर आ रहा है तो फिर ए का प्रयोग करेंगे। जरा गौर से देखें, ही गेव मी एन 1 रुपी नोट। 1 रुपी नोट के पहले हमें आर्टिकल को यूज करना है, हमें पहला अक्षर को ध्यान देना है। इसे जब हम बोलते हैं 1 रुपी नोट तो हम लिखते ऐसे हैं, हमें पूरा वर्ड को नहीं, पहला अक्षर को देखना है। क्या ये पहला अक्षर वो हमारा वॉवेल है या कॉन्सोनेंट? तो आपका उत्तर होगा सर ये तो कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट है, आर्टिकल इज ए मैटर ऑफ प्रोनाउंसिएशन। अगर कॉन्सोनेंट उच्चारण है तो हम ए का प्रयोग करेंगे, और अगर वॉवेल का उच्चारण है तो हम एन का प्रयोग करेंगे। गलती साफ साफ दिख रही है, यहां एन नहीं ए होगा, और आंसर हो जाएगी ही गेव मी ए 1 रुपी नोट। अगला सेंटेंस को देखें, ही स्पीक्स द इंग्लिश। बहुत सुंदर सेंटेंस है, समझने का प्रयास कीजिएगा। ये इंग्लिश क्या है? ये इंग्लिश है हमारा भाषा। विश्व में अनेकों भाषाएं बोली जाती है। हमारी खुद अपने देश में ही अनेकों भाषा को बोलने वाले लोग रहते हैं। और आपकी जानकारी में दे दूं कि किसी भी भाषा के पहले, किसी भी गेम के पहले हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर अर्थ भाषा का मिल रहा है तो हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। तो सवाल ये उठता है कि अगर हम द कर देते हैं भाषा के नाम के पहले तो उसका अर्थ क्या होगा? हाँ, उसका एक अर्थ होगा, लेकिन एक अलग अर्थ होगा। जैसे आप कहते हैं सिर्फ तमिल, सिर्फ तमिल कहते हैं तो इसका अर्थ होता है भाषा। लेकिन यदि आपने कह दिया द तमिल तो इसका अर्थ हो जाएगा तमिल भाषा को बोलने वाले लोग। यदि आप कहते हैं तेलुगु, तो तेलुगु अगर सिर्फ तेलुगु लिख रहे हैं तो यह भाषा का अर्थ देगा। लेकिन यदि आप कहते हैं द तेलुगु तो इसका अर्थ हो जाएगा कि तेलुगु भाषा को बोलने वाले लोग। यदि आप कहते हैं फ्रेंच तो सिर्फ भाषा, लेकिन अगर फ्रेंच के पहले द लगा देते हैं तो द फ्रेंच का अर्थ हो जाता है फ्रेंच भाषा को बोलने वाले लोग, यानी फ्रांसीसी। यदि आप इंग्लिश कहते हैं तो भाषा, और यदि आपने द इंग्लिश कह दिया तो इसका अर्थ हो जाएगा कि अंग्रेजी भाषा को बोलने वाले लोग, यानी अंग्रेज। हिंदी कहते हैं तो भाषा, द हिंदी कहते हैं तो हिंदी भाषा को बोलने वाले लोग, यानी हिंदुस्तानी। तो आप समझ सकते हैं ही स्पीक्स, वह बोलता है, अंग्रेज को तो नहीं बोलता। द इंग्लिश का बोध हो रहा है अंग्रेज का, तो गलत कहां पर है? गलत हमारा ये द नहीं होगा, हमें लिखना चाहिए ही स्पीक्स इंग्लिश। अगले सेंटेंस को देखें, ही केम हियर एट द क्रिसमस। यहां पर भी गौर करें, क्रिसमस, होली, दुर्गा पूजा, ये सारे त्योहार की श्रेणी में आते हैं। ये हमारे फेस्टिवल्स हैं, और किसी भी फेस्टिवल्स के पहले कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगर ये मस्तिष्क में रहेगा तो आप अपने को रोक सकेंगे, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। तो हमें क्या कहना चाहिए?
He came here at the Christmas. He came here at Christmas. The same sentence is again repeated. The holy falls in March. हमें ये होली के पहले द सुटेबल नहीं है, हमें लिखना चाहिए होली फॉल्स इन मार्च। अगले सेंटेंस को देखें। द दिसंबर इज द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर। अब यहां पर एक बात और दिमाग में रखें कि जितने भी महीने का नाम है, जनवरी, फरवरी, मार्च, दिसंबर तक, ये 12 है टोटल, इनके पहले भी किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो हमें क्या लिखना चाहिए? हमें लिखना चाहिए कि दिसंबर इज द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर। अगले सेंटेंस को देखें। द एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। यहां पर कुछ चीजें दिमाग में रखने की जरूरत होगी। किसी भी पर्वत के नाम के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। हिमालय के पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं, बिकॉज इट शोज द रेंज। हिमालय की श्रेणियां हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे, किसी भी पर्वत के पिक के पहले, पिक यानी चोटी, किसी भी पर्वत के पिक के पहले हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। पर्वत के नाम के साथ द आएगा, लेकिन पर्वत की जो चोटी होगी उसके नाम के साथ किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। और यदि करते हैं तो ये भूल होगी, बहुत बड़ी गलती होगी। एवरेस्ट हमारा पिक का नाम है जो हिमालय के क्षेत्र में, तो एवरेस्ट के पहले हम द का प्रयोग नहीं करेंगे और सेंटेंस हो जाएगी एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पिक इन द वर्ल्ड। आगे देखें। ही ज्वाइंड ए नेवी। गौर करेंगे, यहां पर हमारे पास 3 सेनाएं हैं। नेवी भी है, आर्मी भी है, और वो जो एयरफोर्स कहलाती है वो भी है। ये तीनों फोर्स के साथ में कोई भी आर्टिकल का प्रयोग सामान्य अर्थ में हम नहीं करेंगे। हमें लिखना चाहिए ही ज्वाइंड नेवी। ना हम ए करेंगे, ना एन करेंगे और ना द करेंगे, खास तौर पर हम अपनी तीनों सेनाओं के लिए। अगले सेंटेंस को देखिए। ही केम फ्रॉम द होम। गौर कीजिएगा, होम और एक दूसरा वर्ड है हाउस। होम कंसेप्ट देता है अपना घर का, और होम के पहले हम किसी भी हालत में किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। हाउस के साथ करेंगे, ए हाउस करेंगे, लेकिन होम के साथ ना हम ए करेंगे, ना एन करेंगे और ना द का प्रयोग किया जाएगा। हमें लिखना चाहिए ही केम फ्रॉम होम। अगले सेंटेंस को देखें। ही केम हियर बाय द कार। बड़ा सुंदर सा सेंटेंस है। ही केम हियर बाय द कार। बाय द्वारा का अर्थ देता है, प्रीपोजिशन है, और बाय के बाद यदि कोई नाउन आता है, जैसे आप कहते हैं कार, ट्रेन, बस, प्लेन, शिप, एयर, वाटर, बाय कार, बाय प्लेन, बाय शिप, बाय वाटर, बाय एयर। अब कोई भी शब्द का प्रयोग करते हैं तो ध्यान ये रखना है कि बाय के बाद अगर कोई नाउन आ रहा है साधन के रूप में जिससे आपने यात्रा की है, तो कोई भी आर्टिकल का प्रयोग भूल कर नहीं करेंगे, वह गलत माना जाएगा। आप नहीं कर सकते हैं बाय द कार, बाय ए कार,
गलत है। बाई शब्द के बाद, बाई प्रीपोजिशन के बाद कोई भी साधन आप इस्तेमाल करते हैं तो उसके पहले इंडेफिनिट आर्टिकल का या डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग ना करें। सेंटेंस क्या हो जाएंगी? सेंटेंस हो जाएगा ही केम हियर बाय कार। अगले सेंटेंस को देखें, द कार्स आर मेड इन इंडिया। गौर करेंगे, यदि कोई नाउन प्लूरल है और सामान्य अर्थ दे रहा है तो वैसी स्थिति में द का प्रयोग करना कहां तक उचित होगा? अगर आप कहते हैं कार्स आर मेड इन इंडिया, कार्स आर मेड इन इंडिया, तो इसका अर्थ हो जाता है कि भारत में कार बनाए जाते हैं, भारत में कार बनाए जाते हैं। तो क्या जरूरत है इस द की? क्या ये द कार के ऊपर कोई जोर दे रहा है? तो सामान्य सा अर्थ है, जनरल अर्थ है कि भारत में कार बनाए जाते हैं। नो नीड ऑफ यूज द आर्टिकल। हमें यह कहना चाहिए कि कार्स आर मेड इन इंडिया। यदि कोई प्लूरल नाउन है और आप कोई जोर नहीं देना चाहते हैं, सामान्य अर्थ देने का काम कर रहा है, तो नो नीड टू यूज डेफिनिट आर्टिकल। सिंपल वे में हम बोल सकते हैं कार्स आर मेड इन इंडिया। ठीक ऐसा ही सेंटेंस आगे का है, द बॉयज लाइक स्वीट्स। क्या जरूरत है? बॉयज लाइक स्वीट्स, लड़के मिठाई पसंद करते हैं, लड़के मिठाई पसंद करते हैं। सामान्य अर्थ है, जनरल अर्थ है। द लगा देने से लड़कों पर कोई असर नहीं पड़ रहा। तो जब कभी भी प्लूरल नाउन हो और सामान्य अर्थ देता हो तो द का प्रयोग करना कोई जरूरी नहीं है। ये एक्सेस है, ऐसे शब्दों से भी हमें बचना है। तो सेंटेंस क्या हो जाएंगी? द बॉयज या सिर्फ बॉयज। तो जब प्लूरल है तो हमें लिखना चाहिए बॉयज लाइक स्वीट्स। और आज के प्रैक्टिस का अंतिम लाइन, ही इज सीकिंग एन एम्प्लॉयमेंट। ही इज सीकिंग एन एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का अर्थ होता है रोजगार। रोजगार के अर्थ में एम्प्लॉयमेंट अनकाउंटेबल नाउन है। गौर कीजिएगा, अगर ये रोजगार का अर्थ दे रहा है तो ये अनकाउंटेबल नाउन है। यही कारण है कि इसके पहले ए और एन का प्रयोग हम नहीं करते। बड़ी सिंपल सा अर्थ में बता रहा हूं, अगर एम्प्लॉयमेंट का अर्थ रोजगार है तो ये अनकाउंटेबल नाउन है और इसके पहले हम ए और एन का प्रयोग नहीं करते हैं। जबकि जॉब, अगर आप जॉब कहते हैं, जॉब और एम्प्लॉयमेंट में लगभग समानता है। जॉब हमारा काउंटेबल नाउन है, एम्प्लॉयमेंट हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। जॉब के पहले हम इंडेफिनिट आर्टिकल या डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग अर्थ के अनुसार कर सकते हैं, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयमेंट अनकाउंटेबल नाउन है, इसके पहले कोई भी आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करेंगे। सेंटेंस हो जाएगी ही इज सीकिंग। सीकिंग मीन्स ढूंढना, ही इज सीकिंग एम्प्लॉयमेंट। उम्मीद करता हूं कि आज की ये क्लास आपको आनंद दे रहा होगा, आंसर को करने में भी, टैली कराने में भी, और मेरे द्वारा किए गए डिस्कशन के दौरान जो तथ्य, जो बातें मैंने आपके सामने रखी, ये सारी चीजें आपको मजबूती देगा, आपके ज्ञान को बढ़ाएगा, आपके आत्मविश्वास को डेवलप करेगा, आपके पेशेंस को डेवलप करेगा और आपको एक सजग छात्र बनाएगा। With these words, I conclude today's session saying all of you, thank you very much.